प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रासायनिक बलगतिकी। और उस रासायनिक बलगतिकी में भी हम अभिक्रिया के वेग के प्रकार, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करना, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग, क्रियाकारक की सांद्रता से कैसे, उत्पाद की सांद्रता से कैसे, डाटा दिए हुए हैं तो उससे कैसे, और ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उससे कैसे निर्धारित करते हैं, ये सब कुछ पढ़ चुके थे। अभिक्रिया के वेग की इकाई वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग और रस समीकरणमितीय गुणांक में संबंध। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया का वेग व रस समीकरणमितीय गुणांक में संबंध। अब आपको परेशानी आएगी कि सर ये रस समीकरणमितीय गुणांक क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट देखिएगा, किसी भी समीकरण को जब हम लिखते हैं, देखो मैंने लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जब दोनों आपस में क्रिया करती हैं तो क्रिया करके अमोनिया का निर्माण होता है या अमोनिया बनती है। लेकिन ये जो मैंने समीकरण लिखी ये संतुलित नहीं है। इसे जब मैं संतुलित करता हूं तो 10वीं क्लास में सिखाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कि संतुलित करने के लिए मुझे यहां से नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन मुझे एक ही लेना पड़ता है, हाइड्रोजन के मुझे 3 लेने पड़ते हैं और अमोनिया यहां से 2 लेने। एक्चुअल में ये जो 1 2 3 ये है क्या, इसका मतलब ये है कि मुझे नाइट्रोजन का यहां से 1 मोल लेना पड़ता है। तो जब मैं नाइट्रोजन का 1 मोल लूंगा तो उसके साथ हाइड्रोजन के 3 मोल क्रिया करेंगे और अमोनिया के 2 मोल यहां से बनेंगे। तो ये जो मैंने 1 मोल इसका लिया, 3 मोल इसके लिए और 2 मोल इसके बने, अब ये संतुलित क्रिया हो गई है। इसमें क्रियाकारक का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर है। इधर परमाणुओं की संख्या, उधर परमाणुओं की संख्या, सब बराबर है, संतुलित क्रिया हो गई है। तो इस संतुलित क्रिया के अंदर ये जो मैंने संख्याएं जो लिखी हैं जो कि इनके मोलों को बताती हैं, इन संख्याओं को ही क्या कहते हैं, यही कहलाते हैं रस समीकरणमितीय गुणांक। ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं ही रस समीकरणमितीय गुणांक कहलाती है। अब ये जो गुणांक है ना, क्या इनका भी अभिक्रिया के वेग में कोई योगदान होता है? बिल्कुल, इनका भी योगदान होता है। कैसे? तो उसको समझने के लिए हम 2-3 उदाहरण लेते हैं और फिर हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं एक समीकरण लिखूं, मैंने लिखा H2 + Cl2 = 2HCl। इसका मतलब क्या है? तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब इसका आगे 1 तो होगा, और ये 1 ही क्या है, इसका रस समीकरणमितीय गुणांक, जो कि इसके मोल की संख्या बता रहा है। इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसके आगे 1 लिखा होगा, तो इसका रस समीकरणमितीय गुणांक 1। इसके आगे क्या लिखा है, 2, तो ये रस समीकरणमितीय गुणांक 2 हो गया। संतुलित क्रिया है, 2 हाइड्रोजन, 2 इधर हो गए, 2 Cl, 2 Cl इधर हो गए, संतुलित क्रिया है। तो इसका 1 मोल जब मैं लूंगा तो क्लोरीन का भी 1 मोल ही क्रिया करेगा। 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और यहां से 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनेगा या HCl का बनेगा। ये हो गया इनका आपस का रिलेशन है। अब देखिए, मैं जब इस पात्र में क्रिया करवा रहा हूं, उस पात्र में ऐसा मान के चलो कि जब टाइम t1 = 0 था, शुरू में इस पात्र में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के मैंने 100 मोल डाल दिए और क्लोरीन के भी मैंने यहां पर 100 मोल डाल दिए। जब मैंने हाइड्रोजन 100 मोल डाल दी, क्लोरीन 100 मोल डाल दिए, तो शुरू में तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक ये स्टार्ट ही हुई है, तो इसका होगा 0 मोल। कब है ये कंडीशन? ये है t1 टाइम पर। ठीक है, अब मैंने क्रिया को होने दिया, होती रही क्रिया, होती रही। कितने टाइम के बाद में, जब जो टाइम था ये टाइम 10 सेकंड हो गया, तब मैंने यहां चेक किया कि हाइड्रोजन कितना बचा है। तो मुझे पता लगा कि यहां जो हाइड्रोजन बचा है ये 90 मोल बचा है।
बाकी का खत्म हो गया। ठीक है, क्लोरीन कितना होगा तो देखिएगा संबंध है कि इसका जब 1 मोल क्रिया करता है तो उसके साथ इसका 1 ही मोल क्रिया करता है। जब मैंने शुरू में इसके 100 मोल यहां डाले और 10 सेकंड के बाद में 90 मोल बचे हैं, तो बताइए इसके कितने मोल खत्म हो गए? कितने मोल खत्म हो गए? 10 मोल खत्म हो गए। 100 से 90 बचे, 10 खत्म हो गए। तो इसका मतलब इसके 10 मोल ने क्रिया की है। अब देखो, जब इसका 10 मोल क्रिया करेगा तो बताइए इसके साथ इसका कितना मोल क्रिया करेगा? 10 ही मोल क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? तो बताइए फिर इसके भी यहाँ कितने मोल बचेंगे इस पात्र के अंदर Cl2 के? Cl2 के भी 90 ही मोल बचेंगे। राइट। अब आगे सुनना, जब इसका 1 मोल और 1 मोल आपस में क्रिया करते हैं, 1 मोल ये 1 मोल ये, तो ये कितने मोल बनता है? 2 मोल। जब इसके 10 ने और इसके 10 ने क्रिया की होगी, बताओ HCl यहां कितना मोल बना होगा? HCl यहां 20 मोल बन गया होगा। तो थोड़ी देर बाद 10 सेकंड बाद जब यहां मैं HCl को ढूंढूंगा तो मुझे यहां HCl कितना मिलेगा? 20 मोल मिलेगा। तो HCl जो मेरे पास यहां पर होगा, बताइए वो कितना होगा? 20 मोल होगा। और ये पात्र मान लीजिए 1 लीटर का है, तो अब सांद्रताएं कितनी हो गई? 100 मोल प्रति लीटर, 90 मोल प्रति लीटर। 1 लीटर का पात्र है तो ये सारी सांद्रताएं होगी 20 मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में 20 मोल। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस हाइड्रोजन के संदर्भ में मुझे अभिक्रिया का वेग बता दो, तो बताओ अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है? बराबर होता है क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और बटे क्या होता है? परिवर्तन में लगा समय या समय अंतराल। क्रियाकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ? ये शुरू वाली सांद्रता है। अगर आप डाटा के फॉर्म में लिखोगे तो सीधा 90-100 लिख सकते हो, और संकेत के रूप में लिखो तो शुरू वाली सांद्रता है तो R1 कह दो, इसे क्या कह दो? R2 कह दो। भाई शुरू वाली सांद्रता है तो इसे क्या कह दो? R1, इसे क्या कह दो? R2। R1 ये लीजिए। तो बताइएगा क्रियाकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ? और जब भी हम परिवर्तन निकालते हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो R2 में से क्या घटाना है? R1 घटाना है, तो R2 माइनस R1 बटा समय अंतराल। समय में क्या परिवर्तन हुआ? तो T2 माइनस T1। ये लो अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। R2 माइनस R1, R2 कितना है? 90 माइनस R1 कितना है? 100। T2 टाइम कितना है? 10 सेकेंड माइनस T1 कितना है? 0। 90 में से 100 घटाओगे माइनस का 10, 10 में से 0 घटाओगे 10। अभिक्रिया का वेग कितना आ गया? तो आप कहोगे सर अभिक्रिया का वेग कितना आ गया? आपको बोरियत लगेगी मगर समझने की कोशिश करना। अभिक्रिया का वेग बराबर आ गया, 10 से 10 काट दोगे, 10 एकम 10 1, तो माइनस में 1 मोल प्रति लीटर। ऊपर सांद्रता है ये मोल प्रति लीटर में, नीचे समय किसमें? सेकंड में, प्रति सेकंड ये लीजिए। लेकिन अभिक्रिया का वेग ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो आपको याद होना चाहिए जब क्रियाकारक से निकालते थे तो आप पहले एक माइनस का चिन्ह और लगाते थे ताकि वेग कैसा हो जाए? धनात्मक हो जाए। तो फिर एक माइनस का चिन्ह और अगर आप यहां पर लगाओगे तो उस माइनस के कारण से कैसे हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और अभिक्रिया का वेग होगा 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 1 सेकंड में यहां से हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन आपने यहां शुरू में कितना लिया हुआ था? 100 मोल। 10 सेकंड के बाद कितना बचा? 90 मोल। तो बताओ यहां से हाइड्रोजन खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाइड्रोजन बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो किस हिसाब से खत्म हो रहा है? हाइड्रोजन इस हिसाब से खत्म हो रहा है, 1 मोल प्रति लीटर पर सेकंड में जा रहा है। 1 सेकंड में 1 लीटर से 1 मोल खत्म हो रहा है, और जिस हिसाब से हाइड्रोजन खत्म हो रहा है वही क्या है? अभिक्रिया का वेग। तो जो अभिक्रिया का वेग है वही हाइड्रोजन के गायब होने का वेग है। अगर मैं यही अभिक्रिया का वेग क्लोरीन से निकालना चाहूं तो क्लोरीन से निकाल सकता हूं। क्या करना पड़ेगा मुझे? वही, इसको मैं क्या मान लू? R1 प्रारंभिक सांद्रता, और इसको क्या मान लो? अंतिम सांद्रता। R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, R2 माइनस R1, 90 माइनस 100, यही आ जाएगा। तो यही अभिक्रिया का वेग आ गया। किससे आ गया? ये हाइड्रोजन के संदर्भ से भी, या हाइड्रोजन की सांद्रताओं से भी, और क्लोरीन की सांद्रताओं से भी, यही आ गया अभिक्रिया का वेग। लेकिन अगर मैं ये वेग HCl की सांद्रता से निकालना चाहूं, अब बताइएगा HCl की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग क्या आने वाला है? अब मैं लिखता हूं अभिक्रिया का वेग।
बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय या समयांतराल। उत्पाद की सांद्रता, पहले उत्पाद की सांद्रता कितनी थी? P1, अब हो गई है P2, तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। P2 फाइनल, फाइनल कितनी सांद्रता है? 20, पहले कितनी थी? 0, बाद में टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड, पहले कितना था? 0, बराबर 20 बटा 10, 0 कट गया, बताओ क्या आ गया? 2 आ गया, 10 का 20 भाग लगाओगे 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो बताइएगा यहां पर उत्पाद या HCl के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग कितना आ गया? अभिक्रिया का वेग आ गया 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब मैंने यही डाटा दिए पूरी क्लास में। आधे बच्चों को कहा कि अभिक्रिया का वेग निकालो, पूरी क्लास को कहा अभिक्रिया का वेग निकालो। आधे बच्चों ने अभिक्रिया का वेग निकाला क्रियाकारकों से, इनसे। तो इन्होंने कहा कि सर अभिक्रिया का वेग तो ये है, और क्लास के आधे बच्चों ने क्या किया? अभिक्रिया का वेग उत्पाद से निकाला, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा हुआ था कि सर अभिक्रिया का वेग चाहे क्रियाकारक से निकालो चाहे उत्पाद से निकालो, दोनों की सांद्रता में जो प्रति इकाई समय में परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया का वेग होता है। तो उन्होंने उत्पाद की सांद्रता से निकाला, उनको सरल लगा, उत्पाद की सांद्रता से निकाला तो उन्होंने कहा कि सर अभिक्रिया का वेग तो 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। जिन्होंने क्रियाकारक से निकाला वो बोले नहीं सर अभिक्रिया का वेग तो 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। अब अभिक्रिया एक ही है, लेकिन क्या उसके वेग दो हो सकते हैं? वेग तो 2 नहीं होंगे। अभिक्रिया तो किसी एक ही वेग से हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर क्रियाकारकों से संदर्भ में हमने अभिक्रिया का वेग निकाला तो 1 मोल प्रति लीटर आया, और उत्पाद की सांद्रता से हमने अभिक्रिया का वेग निकाला तो 2 मोल प्रति लीटर आया। इसका मतलब अभिक्रिया अलग अलग वेग से हो रही है क्या? नहीं, अभिक्रिया तो एक ही वेग से हो रही होगी, लेकिन क्रियाकारक से अलग वेग आ रहा है, उत्पाद से अलग वेग आ रहा है भाई। जबकि वेग तो दोनों का समान होगा, वेग तो यार बराबर ही होना चाहिए अभिक्रिया का, चाहे इनसे निकालो चाहे इससे निकालो। अब ये वेग बराबर कैसे आए? तो वैज्ञानिकों के सामने बड़ी समस्या आ गई यार, ये वेग बराबर कैसे रहे अभिक्रिया का। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वेग बराबर केवल तभी हो सकता है। क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि देखो इसका गुणांक समीकरण मितीय गुणांक 1, इसका भी 1, इसका जब 1 मोल जा रहा है इसका भी 1 मोल जा रहा है, मतलब ये दोनों तो बराबर बराबर जा रहे हैं। लेकिन ये इसका 1 मोल जा रहा है, इसका भी 1 मोल जा रहा है, मगर ये कितना बन रहा है? ये 2 मोल बन रहा है। ये उनकी वजह दुगुना बन रहा है। जब दुगुना बन रहा है तो फिर इसके संदर्भ में अभिक्रिया का वेग दुगुना होगा। उनके संदर्भ में तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा? दुगुना हो, दुगुनी तेजी से बन रहा है, तो दुगुना होगा अभिक्रिया का वेग उनके संदर्भ में इसका, क्योंकि जितनी देर में उसका 1 मोल जाएगा उतनी देर में इसका 2 मोल बन जाएगा, डबल बन गई है। तो ये तो बोलेगा भाई मैं तो दुगुनी तेजी से बन रहा हूं, तो अभिक्रिया का वेग तो डबल ही होगा यहां पर। लेकिन अभिक्रिया का वेग तो पूरी का एक ही रहे। अब इसको समान कैसे किया जाए? तो समान करने का तरीका एक ही बताया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने कहा कि देखो ये दुगना बन रहा है ना, क्योंकि इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 2 है, तो इसका वेग इनके बराबर ही रखना है। तो एक काम करो, इसका जो रस समीकरण मितीय गुणांक है ना 2, उसका इसमें भाग लगा दो, और उसका इसमें जब तुम भाग लगा दोगे तो 2 में 2 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा? 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो देखो अभिक्रिया का वेग इनके बराबर ही आ गया, नहीं आ गया? दूसरा उदाहरण लेकर के समझते हैं इसको। ये तो इजी एग्जांपल था, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखिए मेरे पास समीकरण है या कोई अभिक्रिया हो रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्रिया करके बन रही है अमोनिया। ठीक है, क्या लीजिए सबसे ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल यही है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सरल टाइप का न्यूमेरिकल इसी पर बनता है। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? नहीं, तो संतुलित करेंगे तो इसका 1, इसका कितना लेना पड़ेगा? 3, और इसके बनेंगे 2। ये हो गए इनके रस समीकरण मितीय गुणांक। इसका कितना लेना है? 1। और ये रस समीकरण मितीय गुणांक क्या बताते हैं? इनका मोल का संबंध बताते हैं। क्या संबंध बताते हैं? कहते हैं कि जब इसका 1 मोल क्रिया करेगा ना, तो उस 1 के साथ इसका 3 मोल क्रिया कर जाएगा भाई। और इसका 1 और इसके 3 जब जुड़ेंगे ना, तो ये जुड़ के इसके 2 मोल ही बनाएंगे बस केवल। कितने मोल बनाएंगे? 2 मोल बनाएंगे इसके बस केवल।
अब देखो क्या करते हो, आप एक पात्र लेते हो, उसमें तुमने नाइट्रोजन भर दी, हाइड्रोजन भर दी। कितनी भर दी है, जब टाइम तुम्हारा कितना था 0 सेकंड शुरू में, तो ये भी तुमने 100 मोल डाल दिए और ये भी कितने डाल दिए तुमने 100 मोल डाल दिए। तो यहां से नाइट्रोजन के भी 100 मोल और इसके भी 100 मोल। अमोनिया शुरू में होगी नहीं, स्टार्ट हुई है रिएक्शन, तो ये 0 मोल होगा। अब तुमने क्रिया को होने दिया, कितनी देर तक क्रिया होती रही, सरल होगा, मान लो 10 सेकंड के लिए क्रिया हुई, ठीक है। अब 10 सेकंड बाद हमने देखा कि 10 सेकंड बाद यहां नाइट्रोजन कितनी होगी, तो देखो क्रिया जब होगी तो ये नाइट्रोजन घटेगी कि नहीं घटेगी, घटती जाएगी, गायब होती जाएगी। 10 सेकंड बाद हमने मान लिया कि नाइट्रोजन के यहां कितने मोल बचे हैं, 90 मोल बचे हैं नाइट्रोजन के। तो बताओ नाइट्रोजन कितनी खत्म हो गई, 100 से 90 बची है, 10 मोल खत्म हो गई। तो जब इसका 1 मोल क्रिया करता है तो इसके 3 क्रिया करते हैं, तो जितनी देर में इसके 10 मोल क्रिया करेंगे तो उतनी देर में बताओ इसके कितने मोल क्रिया करेंगे, 30 मोल क्रिया करेंगे इतने इसके। तो ये जब 10 मोल खत्म होगी ना तो उतनी देर में ये 30 मोल खत्म हो जाएगी, और 30 खत्म हो जाएगी तो 10 सेकंड के बाद में बताओ इसके कितने मोल बचेंगे, इसके 70 मोल ही बचेंगे भाई। कितने मोल बचेंगे इसके, केवल 70 मोल, 70 मोल बचेंगे इसके, बाकी का 30 मोल खत्म हो गया। अच्छा ये पहले तो 0 मोल था, मगर अब कितना बनेगा, तो देखो जब इसका 1 मोल क्रिया करता है, इसके 3 करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और इसके 2 ही बनेंगे, तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल ही बनते हैं। तो फिर इसके 10 से कितने बनेंगे, तो इसके 10 से इसके देखो 1 से 2 बनते हैं, तो 10 से कितने बनेंगे, 10 से इसके 20 मोल बनेंगे। तो यहां जो अमोनिया बनेगी ना वो अमोनिया 20 मोल ही बनेगी। तो T2 टाइम के ऊपर आपके पास में इनकी सांद्रता आ गई है। अब ये पूरा का पूरा जो पात्र है इसे मान लो ये 1 लीटर का है, तो सांद्रताएं कितनी हो गई, नाइट्रोजन 100 मोल प्रति लीटर, ये 100 मोल प्रति लीटर, ये 0 मोल प्रति लीटर, ये सांद्रताएं हो गई अब आपके पास में। अब मैं आपको कहूं कि मुझे नाइट्रोजन से बताओ अभिक्रिया का वेग क्या है, तो क्या आ जाएगा अभिक्रिया का वेग, सीधा लिख दूं अभिक्रिया का वेग बराबर। अब देखो पहली बात तो क्रिया कारक से निकालोगे तो माइनस का चिन्ह तो लगाना है तुम्हें, ठीक है। अब क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे R1, इसको क्या मान लो R2, R2 माइनस R1, तो कितना करना है 90 माइनस 100 बटा समय में परिवर्तन, समय कितना है 10 माइनस 0 बराबर 10 सेकेंड। बताओ कितना आ गया, माइनस 10 माइनस 90 माइनस 100 का मतलब कितना हो गया, माइनस का 10 बटा 10 माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया बेटा ये माइनस माइनस प्लस 10 एकम 10, 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो नाइट्रोजन के संदर्भ में कितना है, अभिक्रिया का जो वेग है वो नाइट्रोजन के संदर्भ में 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। अब मैं कहूंगा ये हाइड्रोजन के संदर्भ में बताओ मुझे अभिक्रिया का वेग, आप कहोगे सर अभी बता देते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, कितनी सांद्रता, इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, सांद्रता में परिवर्तन R2 माइनस R1, R2 कितना है 70 माइनस R1 कितना है 100, और क्रिया कारक से निकाल रहे तो ऑलरेडी एक माइनस का चिन्ह लगा के रखना, इसे भूलना नहीं है तुम्हें, बटा में समय में परिवर्तन कितना है 10 माइनस 0 बराबर 10, अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस का चिन्ह पहले से 70 में से 100 चला गया, कितना बच गया माइनस का 30 बटा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से 30 का भाग लगाओगे 3 आ जाएगा, अभिक्रिया का वेग 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, अभिक्रिया का वेग। अब मैं कह रहा हूं नहीं यार मुझे तो अमोनिया के हिसाब से बताओ ना अभिक्रिया का वेग क्या है, अमोनिया के हिसाब से बताओ, अमोनिया के हिसाब से निकाल लेते हैं। अमोनिया क्या कहता है, देखो ये P1 और ये क्या है P2, अभिक्रिया का वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिक्रिया का वेग बराबर उत्पाद से निकाल रहे हो तो माइनस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा आपका प्लस से, P2 माइनस P1, P2 कितना है 20 माइनस P1 कितना है 0, 20 माइनस 0 बटा T2 माइनस T1, 10 माइनस 0 10 बराबर कितना आ गया 20 बटा में 10, भाग लगाओगे 2, अभिक्रिया का वेग आ गया 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, अभिक्रिया का वेग। तो देखो इस अभिक्रिया का वेग जब मैंने इस क्रिया कारक से निकाला
तो 1 मोल प्रति सेकंड आया। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला 3 मोल प्रति सेकंड आया। और अगर अमोनिया से निकाला, उत्पाद से निकाला, 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आया। तीनों से अभिक्रिया का वेग अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 सेकंड में इस 1 लीटर में से नाइट्रोजन का अगर 1 मोल गायब होगा, तो देखो ये नाइट्रोजन के गायब होने का रेट है, नाइट्रोजन के ये गायब होने का रेट भी है, जो कि अभिक्रिया का वेग है। नाइट्रोजन 1 सेकंड में इस 1 लीटर के पात्र से 1 मोल गायब हो रहा है। उसी 1 सेकंड में हाइड्रोजन कितना गायब हो रहा है? 3 मोल गायब हो रहा है। तो हाइड्रोजन के गायब होने का रेट 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। सवाल ऐसे भी पूछता है कि हाइड्रोजन के गायब होने का या लुप्त होने का वेग बता दो। हाइड्रोजन किस हिसाब से गायब हो रहा है? तो हाइड्रोजन इस हिसाब से गायब हो रहा है। दोनों में संबंध बता दो। अरे 1 सेकंड में नाइट्रोजन का 1 मोल जा रहा है, उतने में इसका 3 मोल जा रहा है। इसका मतलब ये 3 गुना तेजी से गायब हो रहा है। इसके विलुप्त होने का वेग इससे 3 गुना है। अमोनिया के बनने की दर बता दो। अमोनिया किस हिसाब से बन रही है? अमोनिया इस हिसाब से बन रही है, 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इस 1 लीटर के पात्र में 2 मोल अमोनिया बन जाएगी 1 ही सेकंड में। हाइड्रोजन से तुलना करके, नाइट्रोजन से तुलना करके बताओ इसके बनने का वेग। तो 1 सेकंड में इसका 1 मोल गायब होता है, बट 1 सेकंड में इसके 2 मोल बनते हैं अमोनिया के। ये इनका संबंध है। इन दोनों का संबंध बता दो। 1 सेकंड में हाइड्रोजन के 3 मोल गायब होते हैं, बट उसी 1 सेकंड में अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। किसी प्रकार का सवाल हो सकता है, बट अभिक्रिया तो एक ही है, तो अभिक्रिया का वेग तो एक समान ही होना चाहिए। या अभिक्रिया का वेग एक समान होना चाहिए। ये जो तुमने अभिक्रिया का वेग निकाला है, ये किसके संदर्भ में निकाला है? नाइट्रोजन के संदर्भ में। ये निकाला है हाइड्रोजन के संदर्भ में, और ये निकाला है अमोनिया के संदर्भ में। इसी को ही हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन के विलुप्त होने का वेग भी है। नाइट्रोजन के विलुप्त होने का वेग भी यही है, हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग भी यही है, और अमोनिया के बनने का वेग ये है, बनने का वेग ये है। लेकिन अभिक्रिया का वेग तो एक ही रहेगा, चाहे किसी से निकालो। अब अभिक्रिया का वेग एक जैसा कब आ सकता है? तो एक जैसा बस केवल तभी आ सकता है, कब आ सकता है? कि जब इसका जो रस समीकरणीय मितीय गुणांक है 2, इसका इसमें भाग लगा दिया जाए। इसका जो रस समीकरण मितीय गुणांक है 3, इसका इसमें भाग लगा दिया जाए। और इसका जो रस समीकरण मितीय गुणांक है 1, उसका इसमें भाग लगा दिया जाए। अब 1 का इसमें भाग लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा? 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसका 3 में भाग लगाओगे, 3 एकम 3, 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसका इसमें भाग लगाओगे 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो 2 का 2 में भाग लगाओगे कितना देगा? 1 मोल। तो बताओ अभिक्रिया का जो वेग है वो यही रहेगा कि नहीं रहेगा? और यही वेग किसका है? तो देखो यही वेग नाइट्रोजन के विलुप्त होने का है। तो जो यहाँ नाइट्रोजन के विलुप्त होने का वेग है वही अभिक्रिया का वेग होगा। और अभिक्रिया का वेग तीनों के संदर्भ में एक जैसा ही आएगा। और एक जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका जो रस समीकरण मितीय गुणांक है उसका क्या लगाना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। अब अगर इसको हम संकेत के रूप में लिखें तो संकेत के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखना, अभिक्रिया का वेग बराबर क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन नाइट्रोजन की सांद्रता में। चूंकि ये क्रियाकारक है इसलिए आगे माइनस का चिन्ह और लगाएंगे, अपॉन समय में परिवर्तन। अभिक्रिया का वेग बराबर क्रियाकारक कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अपॉन समय में परिवर्तन। लेकिन जब आप ऐसे सॉल्व करते हैं उसे तो ये वेग अलग आता था, और इसको बराबर रखना है ना इसके, इसलिए इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? 3। तो इसमें 3 का भाग और लगा देना है। अब ये वेग इसके बराबर आ जाएगा। और उत्पाद कौन? अमोनिया। अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन, और परिवर्तन में लगा समय। क्योंकि ये उत्पाद है इसलिए प्लस का चिन्ह रखना है। लेकिन ये तो कितना आता था? 2 मोल प्रति लीटर। इसे कितना करना है? 1 करना है। तो इसका जो रस समीकरण मितीय गुणांक उसका क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। अब आप देखिएगा, अगर रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगा दोगे तो चाहे किसी क्रियाकारक से, चाहे किसी भी उत्पाद से भाग लगा दे, किसी से भी अभिक्रिया का वेग निकालो, बताओ एक जैसा ही अभिक्रिया का वेग आएगा कि नहीं आएगा? समान अभिक्रिया का वेग आएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो हर क्रियाकारक उत्पाद से अलग अलग आ सकता है।
क्यों आ सकता है? क्योंकि उनका रस समीकरण गुणांक अलग अलग होगा। किसी के कितने मोल बन रहे होंगे 1 सेकंड में, किसी के कितने मोल गायब हो रहे होंगे, तो वेग अलग अलग आएगा। और ये वेग हमें एक समान रखना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनका जो रस समीकरण गुणांक उसका क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। ठीक है। अब सुनो, सवाल और किस तरीके का हो सकता है वो सुनिएगा। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि अभिक्रिया का वेग 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। अभिक्रिया का वेग कितना है? ठीक है ना। तो आप हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग बता दो। हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग, हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग ये रहा। हाइड्रोजन इस हिसाब से जा रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग मतलब ये पूछा जा रहा है, ये तुम्हें दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ये और ये दोनों बराबर है। कौन कौन बराबर है? अभिक्रिया का वेग 2 मोल, कौन कौन बराबर है? बराबर है 2 मोल प्रति सेकंड, बराबर किसके? -1/3 और हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग इसके। तो वो हाइड्रोजन का विलुप्त होने का वेग ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो -1/3 और है आपके पास में, इसको ले जाकर के वहां से गुणा कर दीजिए। 3 को ले जाके वहां गुणा कर दीजिए, बताओ कितना आ जाएगा? 2 × 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बराबर -ΔH2/ΔT। ये है हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग। कितना है? 3 दूनी 6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो हाइड्रोजन 1 सेकंड में 6 मोल गायब हो जाएगा। अगर वो ये पूछ ले नहीं अमोनिया के बनने का वेग बता दो, अमोनिया के बनने का वेग ये रहा, ये आपको दिया है। अमोनिया के बनने का वेग ये पूछ रहा है, तो ये और ये पूरा बराबर है, 2 को लाके इधर ले जाओ। कुछ भी सवाल हो सकता है। वो आपको कह देगा हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग ये बता देगा, हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग ये वाला, और फिर पूछेगा अमोनिया के बनने का वेग बताओ, ये वाला। ये दिया है, ये पूछा है, ये हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग या अमोनिया के बनने का वेग ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है संबंध क्या है? संबंध जो है इन दोनों का वो है ये पूरा संबंध पूरा है। ठीक है ना। तो क्या संबंध है? -1/3 हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग बराबर +1/2 अमोनिया के बनने का वेग, ये पूछ रहा है। 2 को उठा के इधर ले लो, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 हाइड्रोजन के विलुप्त होने का वेग। ठीक है। इसको दिया है, इसको गुणा भाग कर लीजिए, बराबर ये अमोनिया के बनने का वेग आपके पास आ जाएगा। अमोनिया इस हिसाब से बन रहा होगा। ठीक है। अब ये विलुप्त हो रहा है ना, तो विलुप्त हो रहा है तो ये घट रहा होगा, इसलिए ऑलरेडी वो माइनस होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो उत्तर जो है आपका अमोनिया का बनने का प्लस में आ जाएगा, जो भी है। तो कुछ भी सवाल यहां से रिलेटेड हो सकता है। कोई भी चीज बता दे, वो कहते नाइट्रोजन के विलुप्त होने का वेग ये बता दे, नाइट्रोजन वाला। अब वो चाहिए इसका पूछ ले, चाहे इसका पूछ ले, चाहे वो अभिक्रिया का वेग पूछ ले। तो देखो नाइट्रोजन जिस हिसाब से विलुप्त हो रहा है ना, वही तो है अभिक्रिया का वेग। तो ये हो गया है संबंध किसमें? अभिक्रिया के वेग और रस समीकरण मितीय गुणांक में संबंध। ठीक है। इसके बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हम बड़े आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं।